बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद करते हैं सिटी 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम की इब्तिदा, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अच्छी बात, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे जो सेगमेंट है एक दिन एक नेकी, उसमें मुफ्ती अहमद अली साहब हमें आज क्या अच्छी बात बताने वाले हैं, क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि देखना, झगड़ा करना छोड़ दो। अगरचे आप हक़ पे क्यों ना हो, झगड़ा करना छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल मिराअ, जो आदमी झगड़ा करना छोड़ दे इस हाल में कि वो हक़ पे क्यों ना हो, बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरमियान महल तैयार फरमा देंगे। लिहाजा हक़ में होने के बावजूद झगड़ा ना किया करें, बर्दाश्त किया करें। अगर आपको जन्नत के दरमियान बेहतरीन महल चाहिए, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पर और इस मैसेज पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने कि बर्दाश्त करना सीखें। और आजकल सबसे बड़ी हम लोग की जो प्रॉब्लम है, हम देखते हैं सब अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। हम लोग को किसी और की बात जो हमारे ख़िलाफ़ हो या हमें सूट नहीं करती, हम उसको सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, और जो बाइस बनती है बहुत सारे झगड़ों की। तो जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल ख़ुद ही सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। बताएंगे आपको कि आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। आबाद का गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान। कराची के सातों अज़ला में बल्दियाती दफ़ातर बंद। टिकटॉकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। रोटेशन पॉलिसी के तहत 6 DIGs ने चार्ज छोड़ दिया। डॉलर एक बार फिर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 74 पैसे महंगा हो गया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। बात करेंगे जो अपनी पहली स्टोरी के हवाले से, नस्ला टावर के हवाले से। हमने कल देखा कि आबाद जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल वज़ीर आला हाउस जाने का फ़ैसला किया और अब उनका ये मुतालबा है कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ वो अदालत उन्होंने जाने का ऐलान किया। उनका ये भी मुतालबा है मोहसिन शेखानी साहब का कि हमें एक कानून चाहिए, हमें ज़मीन या पैकेज नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर कानून चाहिए ताकि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जब वो दे तो उसको कोई चैलेंज ना कर सके और आइंदा आने वाले वक्त में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसका सिलसिला बंद हो। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है वाजिद अस्फ़हानी साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, स्पेशली तजावुज़ात के हवाले से हम बात करें
तो सब में एक बड़ी बेयकीनी की कैफियत है, लोग परेशान हैं। बिल्डर्स का हमने देखा कि कल वज़ीर आला हाउस जाने का उन्होंने रैली की निकाली और वो जा रहे थे, लेकिन अब वो मौखर कर दी गई है। लेकिन कल भी हमारी मोहसिन शिखानी साहब से बात हुई, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा कानून चाहिए जहाँ से अगर अप्रूवल मिल जाए तो उस इदारे को कोई चैलेंज ना कर सके। देखिए, एक तो ये अच्छा फ़ैसला है मोहसिन शिखानी का कि टकराव की सियासत से उन्होंने थोड़ा परहेज़ किया और ये नतीजा देख चुके हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब अदलिया ने हुक्म दे दिया है कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो गिराई जाएंगी, तो उसके बाद कोई हल बचता नहीं है। और तमाम लोगों ने अपनी पूरी क़ुव्वत लगा ली नस्ला टावर गिराने से रोकने के लिए। तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों सब आ गए, लेकिन वो गिरनी थी और गिर रही है। अब आगे क्या होता है, अभी भी उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ बाकी है, गिराना रह गया है। ये एक अच्छा फ़ैसला है। रैली मौखर थी, वो भी अच्छा फ़ैसला है, लेकिन कानून बन जाए ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है ये इससे तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन पहले उनको देखना चाहिए कि ये गैर कानूनी तामीरात में सिर्फ एक तरफ से ही फ़ैसला नहीं हुआ है, यानी सिर्फ सवाए सरकार ही इसमें मुलव्विस नहीं है, इनके बिल्डर्स भी इसका सारी कार्रवाई में हिस्सादार है। यानी अगर ये सारी तहकीकात करें तो वो एक शेर ना कि देखा जो तीर खा के कमी गा के जाने, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये ज़रा चेक तो करें आबाद कि सारे ही इन्हीं के लोग हैं जो इन तमाम जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसमें शामिल हैं, चाहे वो सरकार के साथ हो या गैर सरकारी कामों में वो मुलव्विस हों। तो ये एक अच्छा फैसला है, कानून बन जाएगा। यानी तो आप कह रहे हैं कि नस्ला टावर का भी जो बिल्डर है उसको ये पता थी कि सड़क का जो एरिया लिया जा रहा है वो गैर कानूनी है। देखिए, हाँ, बिल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई भी गैर कानूनी इमारत तामीर नहीं हो सकती। अच्छा, कल हम जब बात कर रहे थे मोहसिन शिखानी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो ज़मीन ख़रीदते हैं वो हम KMC से या जो भी ज़मीन हमें जो सिंध हुकूमत है वो हमें देती है, हमें नहीं पता होता। हमें अगर पता हो तो हम क्यों अपना इतने करोड़ों रुपए उस पर लगा कर एक बिल्डिंग बनाएं और फिर उस नुकसान जो है बर्दाश्त करें। गलत बयानी है उनकी, और ऐसा कुछ नहीं है। देखें, KMC अगर उनको कम अमली में अगर कम ज़मीन देती तो समझ में आता है बिल्डर को पता नहीं था, उसने अपना नुकसान कर लिया और KMC ने उसको कम ज़मीन दी और बनता उसका ज़्यादा हक था। लेकिन अगर ज़्यादा ज़मीन ले रहा है तो इसका मतलब है उसे पता है और कोई ऐसी डीलिंग हुई है उसकी KMC से। कभी ऐसा वाक़या हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हमेशा ये कि उन्होंने ज़्यादा ही ज़मीन ली है, जिसे आप चाइना कटिंग कह लें, जो कराची में रही है गुज़श्ता 30 साल में, और वो इन्वॉल्व था, उसे पता था कि वो गलत काम कर रहा है। उसने ये बात अपने जो कस्टमर्स हैं जो ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उससे छुपाई और अपना ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में उसने सारा सरमाया डुबो दिया। सही। तो वाजिद साहब, ये मुझे बताइए कि हम देखते हैं कि इस तरह की गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पहले भी ऑपरेशन हुआ। नस्ला टावर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है और मेन शारा फैसल पे वाक़ है, तो उसके लिए लोगों ने ज़्यादा सारे जो हैं बिल्डर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई, आवाम भी सड़क पर नज़र आई हमें। लेकिन जब हम देखते हैं इस पूरी सिचुएशन में तो जो एंड रिज़ल्ट है वो आवाम ही पिस रही है। अगर हम ये देखें कि जो बिल्डर्स जो इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने ये पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी, या वो लोग जो कि जिन्होंने ये अप्रूवल्स दी, क्योंकि एक इदारे की अप्रूवल के बाद तो नहीं बिल्डिंग बन जाती ना, 4 साल लगे, कई इदारों की अप्रूवल इसमें आई। तो पहले उन लोगों के ख़िलाफ़ अगर एक्शन होता, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, तो वो एक एग्जाम्पल सेट ना हो जाती। देखिए, इसके वाक़े के 2 बड़े अफसोसनाक पहलू हैं। एक तो आपने बता दिया कि अवाम इसमें पिसी है। दूसरा अफसोसनाक पहलू ये था कि पूरे नस्ला टावर को बचाने के लिए पूरी जो है ना कि सियासी क़यादतें, मजहबी क़यादतें एक कहते हैं पेज पर जमा हो गई। अगर यही सारी सियासी क़यादतें, यही सारी सियासी जमातें, मजहबी तंजीमें कराची की किसी एक इशू पर खड़ी हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि वफाक उनसे कोई या सिंध गवर्नमेंट उनसे कोई पीछे हट सके, उनके मतलबात मंजूर ना करे। अगर वो सिर्फ महंगाई के ही लिए सड़कों पर आ जाएं, अगर वो लोगों की जो टारगेट किलिंग हो रही है या छीना झपटी हो रही है, वारदात हो रही है, सेफ्टी के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें थम सकती हैं। लेकिन चूँकि आबाद एक बहुत पावरफुल इदारा है और सारे बिल्डर्स, सारी सियासी जमातों के ताल्लुकात इन बिल्डर से हैं। बहुत अफसोसनाक है ये कि शहर के लोगों के साथ उन्होंने कोई
अपनी ऐसी हमदर्दी नहीं जताई। कई सालों से जो जुल्म हो रहा है शहर के साथ, सियासी यतीम बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ जब पैसे वालों की बात हुई तो सारी सियासी जमातें, सारे मजहबी जमातें, मुझे ये बड़ा भी अफसोसनाक अब लग रहा है एक कि और एक पहलू नुकसान हो रहा है कि आपने सारे तामीराती काम जो है वो बंद कर दिया है। जो डेली के मजदूर हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि कितनी लोगों के रोज़गार इससे मुंसलिक हैं। हमें ज्वाइन किया शाज़ेब हुसैन हमारे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। जी शाज़ेब, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है नस्ला टावर के हवाले से, और जो गिराने का काम जारी है वो किन मराहिल में है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर के बाहर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आज 7वां रोज़ है नस्ला टावर गिराने का, और इस वक्त यहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे कब में कैमरामैन इमरान एका आपको दिखाया तो यहाँ पर मसमारी का काम जो है शुरू कर दिया गया है, और सुबह से जो है ये काम जारी है। बताया जा रहा है कि ये इस नस्ला टावर को गिराने में मज़ीद 20 से 25 रोज़ लग सकते हैं। यहाँ पर जो है मज़दूरों को बगैर सेफ्टी का काम करते हुए देखा जा सकता है, जबकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से सिर्फ रोड के अतराफ सेफ्टी लगाई गई है, लेकिन मज़दूर जो काम कर रहे हैं उनके पास ना हेलमेट है और बगैर किसी आसरे के जो है वो भारी हथौड़े से इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। इमारत की खिड़की, दरवाजे, दीवारों के बाद छतों में सुराख करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इमारत का स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए क्रेन के जरिए भारी मशीनरी पहले ही टॉप पर पहुंचा दी गई है। ताहम इसको मजीद 20 से 25 रोज़ लग सकते हैं, और नस्ला टावर के अतराफ जो है दफ़ा 140 नाफिज कर दी गई है, और इसके मुताबिक नस्ला टावर के पास जो है आम आवाम जो है 4 अफराद से ज़ायद खड़ी नहीं हो सकती। अगर वो खड़ी होगी तो पुलिस इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। यहाँ पर पुलिस की एक मोबाइल खड़ी की गई है नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए, जबकि यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं वो बगैर सेफ्टी के काम कर रहे हैं, जो इंतहाई नुकसानदायक है, जो कि बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको सेफ्टी के इंतजामात करके दें, क्योंकि पत्थर है और जो इसके ऊपर बिल बोर्ड्स लगे हुए थे उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ था। इसमें जो है जो स्ट्रक्चर लगा था वो ज़मीन पर गिरते हुए जो है, जब गिरते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए मज़दूरों को सेफ्टी के इंतजामात करके दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाज़ेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। जी वाजिद साहब, अभी हमने देखा कि कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हमें देखने में आया कि जो है अभी मतलब जो नस्ला टावर है ऊपर से उसकी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, 400 मज़दूर उस पर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मशीनरी या इस तरह की हमें चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। कहा तो यही जा रहा था कि हैवी मशीनरी और कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करके उसको जो है वो गिराया जाएगा, लेकिन क्या इस तरह एक एक करके तोड़ेंगे? और जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसमें ये काम मुकम्मल हो सकेगा आपको लगता है? डेडलाइन में तो काम नहीं हो सकेगा, मजीद इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे। कह रहे हैं कि मशीनरी जो है वो छत पर पहुंचा दी गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो डिले वाली है ये शायद किसी इसलिए है कि कोई ऐसी बात बन जाए, कोई ऐसी डील हो जाए और ये काम रुक जाए। ये सारे काम कर रहे हैं और ये देर भी इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो बिल्डिंग गिरने वाला अमल है वो रुक जाए। ये सारे ताख़िरी हरबे हैं जो आपको पता है पाकिस्तान में और कराची में इस तरह की चीज़ों में होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और बड़ी अफसोस की बात है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है उससे आइंदा जो ऐसे बिल्डर्स हैं या जो माफियाज़ हैं जो गैर कानूनी तामीरात बना देते हैं NOCs के, लेकिन सर ये एक बड़ा ही अजीब बात है कि NOCs होती हैं आवाम के पास, उसके बाद भी वो इमारत गैर कानूनी निकलती है। तो कुछ ना कुछ इस पर एक लॉ होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा स्टैम्प पेपर, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, ताकि आवाम जो इस वक्त बेयकीनी का शिकार है उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कि कराची के 7 अज़ला में तनख्वाहें ना मिलने पर दफातर बंद कर दिए गए हैं, और रहनुमाओं का कहना है कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन में शामिल मजदूर तंजीमों की अपील पर सूबे के 1.25 लाख बल्दियाती जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, दफातर को ताले लगा दिए हैं और वो मुजाहिरे कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि 4 साला मुतालबे की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी।
बड़ी तशवीशनाक बात है। हम देखते हैं कि हर कोई हड़ताल कर रहा है। सर, इससे पहले पेट्रोलियम जो डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से हड़ताल की गई अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। फिर बिल्डर्स एसोसिएशन जो है एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज हो रहा होता है आए दिन, पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज हो रहा होता है। सर, अब ये जो है सातों अजला के जो बल्दियाती दफातर हैं वो बंद हो गए हैं, तो एक एक करके हम इस तरह चीज़ें बंद करते रहेंगे तो इस तरह तो पाकिस्तान और हमारी पूरी इकॉनमी को एक दिन में कितना नुकसान होगा? देखें, इससे नुकसान आवाम का ही है। जब सारे बल्दियाती इदारे बंद हो जाएंगे, काम ठप हो जाएगा, तो आपके जितने भी शहर के मसाइल हैं वो और मज़ीद बढ़ जाएंगे। जितने भी बल्दियाती इदारे हैं, अगर वो काम देखें, ये ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन हैं और ये 1.25 लाख आप बता रहे हैं जो 2.5 करोड़ की आबादी में पूरे शहर का निज़ाम संभालते हैं, बल्दियाती निज़ाम। अब इनकी तनख्वाहों का भी इशूज़ आपको पता ही अब सामने आ गया और ये इनका अभी का मुतालबा नहीं है, बहुत दिनीना मुतालबा है 4 साल से। और पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट जो फेडरेशन है बल्दियाती, वो इस पर काम कर रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। उनका मुतालबा ये है कि आप वजारत ख़जाना से इनकी सैलरीज जो हैं वो पे करें, कैश पेमेंट ना करें, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और ये आपको पता है कि जब उनको पेमेंट होती है तो तनख्वाहें किस तरह से काटी जाती हैं, किस तरह से जो सरकारी अफसरान हैं वो अपने मुलाजमिन की तनख्वाहें रोकते हैं। कैश में कहीं किसी को आधी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। जब वजारत ख़जाना से अदायगी होगी तो उसके बाद इन मसाइल में कुछ कमी बेशी आ जाएगी। तो उनका जायज़ मुतालबा है, वो मान क्यों नहीं लेते, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक और बात कि 4 साल से वो कह रहे हैं, यानी जब से पीटीआई की हुकूमत जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई, उसके बाद से ये चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं सही होने के बजाय एक उम्मीद थी कि आगे बेहतर होंगी, लेकिन ख़राब होती जा रही है। तो अभी आपको लगता है जो अभी हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें कुछ हालात में बेहतरी आएगी? IMF की बहाली का प्रोग्राम जो है वो हुकूमत तेज़ी से कोशिशें जारी है और कहा जा रहा है कि IMF की जो सख्त शराइत हैं वो भी मान ली हैं। सऊदी अरब ने जो $1 अरब लोन दिया, उसके बाद कुछ लग रहा है आपको इकॉनमी में कि कैश फ्लो जो है वो फ्लो होगा और कुछ ये जो लोअर तबका है उसको कोई फ़ायदा होगा? देखिए, वफाक अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। ये तो खैर लोकल गवर्नमेंट की बात थी, सिंध गवर्नमेंट की, ये तो एक तरफ है। अपने तौर पर देखें, कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि आवाम की नज़रों में बुरी बने। अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मुल्क अब इस नहज पे पहुंच चुका है ये 3 साल में, गुज़िश्ता 3.25 साल में, कि पीछे हटने की कोशिश करते हैं महंगाई के लिए, लेकिन वो मज़ीद 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। अपने तौर पर फेडरल हुकूमत कोशिश कर रही है, अच्छी कोशिशें भी हैं, बुरी कोशिशें भी हैं, लेकिन बुरी कोशिशें ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे महंगाई जितनी बढ़ चुकी है वो अब कंट्रोल से बाहर है और आवाम बिल्कुल बिलबिला उठे। तो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इनको हम 5 साल पूरे करने चाहिए और देखना चाहिए कि 5 साल के बाद इनका रिज़ल्ट क्या रहा। अपने तौर पर तो ये संजीदा है, लेकिन बाज़ मामलात में ये आवाम के लिए इनके कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो नुकसानदेह बनते जा रहे हैं। से ये जो बल्दियाती इदारे हैं उसमें ये तनख्वाहें क्यों नहीं दी जाती? वजह क्या है? इसके फ़ंड्स की कमी है? क्या मसाइल क्या हैं? क्यों नहीं? जब काम आप ले रहे हैं किसी मज़दूर से तो उसका हक भी तो आप उसको कहते हैं कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। चलिए ठीक है, ये तो मंथली बेसिस पे इनकी सैलरीज हैं। काम तो तकरीबन सारे ही सही कर रहे हैं। अगर जो काम सही नहीं कर रहा होता तो उनके ऊपर अफसरान बैठे होते हैं जो उनकी महीने की डेली रिपोर्ट में मंथली रिपोर्ट बना के आगे अफसरान तक पहुँचाते हैं। उनकी तनख्वाहें भी रुकी जाती हैं। जब हम भी अगर ऑफिस में काम नहीं करें तो हमारी भी तनख्वाहें आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन काम तो कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस सिलसिले में, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, तो ये वाला मामला भी सिंध गवर्नमेंट ही देखती है कि MCA वाला, बल्दियात वाला। पहले एक मेयर का सिस्टम था, चूँकि सिंधी गवर्नमेंट नहीं है, तो अब इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं और सिंध गवर्नमेंट को संजीदा होना चाहिए। 1.25 लाख कोई कम बात नहीं है। 1.25 लाख अगर मुलाजमीन है तो इनके पीछे कोई 50 लाख के करीब लोग होंगे जो इनके ख़ानदान से वाबस्ता होंगे। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है और वो हड़ताल पे हक बजाने पे और दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब और आप बात करेंगे टिकटॉकर्स के हवाले से, क्योंकि टिकटॉकर्स आजकल क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं। हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जो कि टिकटॉकर्स के साथ पेश आए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात करें तो टिकटॉकर्स के साथ काफ़ी वाक़यात पेश आए हैं और ख़ास तौर पर डिलीवरी बॉयज़ के हवाले से भी। और इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है और जो कराची के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, जिस तरह एक आम आदमी बेरोज़गारी का शिकार है, महंगाई है, तो स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ज़ाहिर है
महंगाई और बेरोज़गारी है। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टिकटॉकर्स के हवाले से कि टिकटॉकर्स जो हैं वो आजकल क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं, क्योंकि शारे नूर पर पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया और उसने कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात भी किए। वीडियो बयान सिटी 21 ने हासिल कर लिया और मुलजिम का कहना यह है कि जितने भी उसने जो है शहरियों को लूटा वो सब के सब टिकटॉकर्स थे, क्योंकि टिकटॉकर्स महंगे मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं, मज़ामत भी नहीं करते। टिकटॉकर्स मुख्तलिफ पार्क्स में वीडियो बनाते हैं, रोड्स पर वीडियो बनाते हैं, तो उनको लूटना आसान होता है। लॉजिकल बात है, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाजिद साहब, मुझे एक हंसी भी आ रही है क्योंकि बड़ा इजी टारगेट है, क्योंकि वो खुद मुलजिम ये कह रहा है कि वो इजीली अवेलेबल होते हैं ना। एक है कि आप अपनी खुद हिफाजत करते हैं, शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत करें, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन टिकटॉकर्स एक तो एक्सपेंसिव मोबाइल अपने पास रखते हैं, फिर वो पार्क्स, रोड्स, हर जगह पर इजीली दिखा दिखा के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस मुलजिम का ये कहना है कि उसने अभी तक जितने लोगों को लूटा है वो सब टिकटॉकर्स थे। ज़हीन था ये मुलजिम जो भी था। देखें, सॉफ्ट टारगेट होते हैं जितने भी टिकटॉकर्स होते हैं, मज़ामत नहीं करते अमूमन लड़कियां या ख़वातीन या जो इतने भी लड़के होते हैं वो इन झगड़ों में पड़ने वाले नहीं होते हैं। पैसा इनके पास होता है और टिकटॉकर्स की अच्छी अर्निंग होती है अपने टिकटॉकर्स वीडियो की वजह से। मर्ज़ी की बात कि ये टिकटॉकर्स जो हैं अपनी वीडियोस में बता भी होते हैं कि अब हम यहाँ जाएंगे, अब हम वहाँ जाएंगे, अब हम यहाँ जाके शूट करेंगे, अब हमने यहाँ पार करना है। तो वो रूटीन अगर कोई इनकी फॉलो कर रहा है तो वो जाके फिर उनको आसानी से टारगेट कर सकता है। तो ये तो मुलजिम की जहानत है कि वो अपनी जहानत इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। लेकिन इस सिलसिले में पुलिस क्या कर रही है, ये ज़रूरी नहीं कि अगर टिकटॉकर कोई भी आम शहरी आप देख रहे हैं कि आए दिन उसके मोबाइल छिन रहे हैं, आए दिन गाड़ियाँ छिन रही हैं, आए दिन मोटर बाइक छिन रही हैं, वारदातें शहर में हो रही हैं और बहुत बुरी तरीके से वारदातें हो रही हैं। लेकिन हमारी पुलिस कहाँ खड़ी है, सिंध पुलिस कहाँ खड़ी है? बात तो ये है कि हमारी हुकूमत कहाँ है? पुलिस का महकमा पहले कह रहे थे कि एक आध सियासी जमातें हैं जिनको पुष्पनाई हासिल है और वो उनको रोकना मुश्किल हो रहा था। अब तो ऐसी कोई काम नहीं करी कोई सियासी जमात। तो इस वक्त सिंध पुलिस का किरदार जो है बहुत शर्मनाक है और बहुत बुरा है। बिल्कुल सही कहा वाजिद साहब, पुलिस का किरदार तो है ही ख़राब और मेरे ख्याल से पुलिस की नफरी भी जो 2.5 से 3 करोड़ एक शहर की आबादी है उसके लिए कम है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो अदालतों का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ कानून पर अमल ना होना, आप क्या समझते हैं कि सज़ाएं ना होना इसकी एक बड़ी वजह है? तभी ये इस तरह के क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से सड़कों पर घूम रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि किसी का मोबाइल छिन जाता है, किसी की गाड़ी छिन जाती है, किसी की बाइक छिन जाती है। कभी ATM से पैसे कोई निकाल के ला रहा है शहरी तो वो उससे छीन लिए जाते हैं। देखिए, एक तो आपने जैसे कहा कि पुलिस की नफरी कम है, लेकिन जितनी भी नफरी है उसमें 30% जो है वो अफसरान की हिफाजत पे मामूर है। वो VIP शख्सियत मतलब जो है भी वो भी उस चीज़ के लिए नहीं है, घरों पे उनके साथ पुलिस थाने में और साथ उनके साथ मोबाइल में वो घूम रही है। तो ये तो एक पुलिस की नफरी की कमी की वाक़या है। लेकिन इन जो दहशतगर्द हैं उनको भी पुष्पनाई होती है कुछ ऐसे लोगों की, उन ऐसे माफियाज़ के लोगों की जो उनका साथ देते हैं। उनको अदालत से छुड़ा लेना, उनको वकील हायर करना है, बाकायदा उनकी पूरे गैंग होता है जो उनके लिए काम करता है। अदालत सज़ा देती है उनको, लेकिन चूँकि हमारा कानून इतना पेचीदा है कि वो बाज़ औक़ात मुल्ज़िमान की फ़ेवर में चला जाता है। कुछ जो है रिपोर्ट्स FIR या कुछ कार्रवाई इतनी सख्त नहीं होती है कि कुछ अरसे बाद वो मुल्ज़िम जेल से बाहर आके दोबारा से अपनी कार्रवाइयों में लग जाता है। सही, बिल्कुल सज़ाओं का ना होना एक बड़ी वजह है जो माशरे में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनकी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की, हम देखते हैं हमारे जो पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ हैं कई हद तक वहाँ पर पंजाब, इस्लामाबाद, तो वो वहाँ पर कैमरा सिस्टम है, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है। कराची में कैमरे एक तो जहाँ लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं है और वो कई सालों से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वाक़या हो भी जाता है और जब उसकी CCTV फुटेज निकाली जाती है तो वो इस काबिल ही नहीं होती कि उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप नहीं समझते कि जो माशरे में जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसका? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखें जो कैमरे लगे हुए हैं एक तो बहुत कम लगे हुए हैं, वो भी नाकार हैं, 100% दुरुस्त नहीं है और उनकी वो रिज़ल्ट नहीं है, वो फुटेजेस नहीं है जिनकी मदद से हम मुल्ज़िमान को पकड़ सकें। अभी मैं एक पंजाब की कोई वीडियो देख रहा था कि मोटर बाइक पे
कोई शख्स पीछे कर रहा था किसी का, तो पूरी बाकायदा उसकी एक वीडियो क्लिप पूरी जारी होती है कि मोटर बाइक वाला कहाँ जाता है, किधर से निकलता है। बाकायदा वहाँ सेफ सिटी जो बनाया गया है पंजाब के बाद शहरों को, वैसे सिंध में काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। और वाजी साहब ये भी पूछूंगी कि जो टिकटॉकर्स हैं इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं किसी भी जगह बड़ी ही बेबाक तरीके से निकल कर वीडियो शूट्स कर रहे होते हैं, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन बाहैसियत शहरी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, क्या मशवरा देना चाहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए? क्योंकि हमने देखा था लाहौर में भी किस तरह का वाक़या जो है वो पेश आया था, तो कुछ सबक लेना चाहिए टिकटॉकर्स को तो हम क्या मशवरा देंगे। देखिए टिकटॉकर्स जितने भी हैं ना, उनमें से 60% 70% जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनके हाथ में मोबाइल है, उन्हें पता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बना के और वो वायरल हो जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। मैं कल कॉरिडोर 3 से जा रहा था, कायदे आज़म मज़ार के सामने एक पुल जो बना हुआ है जिसके ऊपर से हम गुजरते हैं कॉरिडोर 3 पे से, वहाँ पे एक लड़का पुल के ऊपर खड़ा होके और नीचे से कोई उसकी वीडियो बना रहा था। खुदा ना खास्ता उसके पैर बैलेंस नहीं हो पाता तो वो गिर जाता, तो यकीनन उसके हाथ पैर। वाजिद साहब कई ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं, वीडियोस देखी हैं कि ट्रेन के सामने बनाते वो ट्रेन के नीचे आ गया, गोली निकाल के बनाए, गोली चल गई, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब तो ये सारा मसला देखें। एक तो उनको पता होता है कि पैसे हम ले रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटी से उन्हें पता है कि हम मशहूर हो सकते हैं गन निकाल के या हम कोई छलांग मार के। इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है कि आपको याद होगा कि पिछले साल एक लड़के ने बहुत बड़ी एक लंबी जंप लगाई थी, टिकटॉकर था, और बहुत सारी मोटर बाइक्स को उसने क्रॉस किया था और पीछे पाकिस्तान का झंडा उसके हाथ में था। तो ये इस तरह की पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती हैं। और वो टिकटॉकर था, उसको काफ़ी शोहरत हुई, और अमेरिकी के कुछ एथलीट ने उसकी ट्विटर पे वीडियो देख के उसकी तारीफ़ की। ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उसके लिए कुछ नहीं किया। पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे आपको नुकसान ना हो, किसी और को नुकसान ना हो, लेकिन टिकटॉकर को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा, और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मायनाज प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBC का टाइटल जो है वो जीत लिया है। वो जीतने के बाद वतन वापस आ गए हैं और उन्होंने अपना ये जो टाइटल है वो कश्मीरी अवाम के नाम किया है। आपको बताएं कि मोहम्मद वसीम ने सिटी 21 के नुमाइंदे जावेद इकबाल से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू के दरमियान ये बात बताई। आइए देखते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम मौजूद हैं, जो अब से कुछ देर पहले ही दुबई से कराची पहुंचे हैं और दुबई में उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की, फ्लाईवेट टाइटल अपने नाम किया है। इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम, कैसी रही फाइट आपकी और टाइटल के बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आते साथ ही इन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, और बड़ी फ़ाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह। WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर और WBC वर्ल्ड सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, और दोनों टाइटल्स पाकिस्तान के लिए जीता। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अमेजिंग फ़ील कर रहा हूँ 4 महीने के बाद अपनी कंट्री में आके। वसीम, कितनी खुशी होती है, प्रोफेशनल जो एक कैटेगरी है, फ़ाइट है, बहुत मुश्किल होती है, उसमें पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना और वहाँ पे सब्ज़ लाली परचम लहराना, कितना एक जोश लहू गरमाने वाला मौका होता है। देखिए, बॉक्सिंग काफ़ी टाइम से मैं खेल रहा हूँ और मेहनत काफ़ी की है स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ासकर बॉक्सिंग में, और बहुत फ़ख्र होता है कि ग्रीन फ्लैग इस टाइम पाकिस्तान का बॉक्सिंग में टॉप पर है, दुनिया में पहले नंबर पे फ्लाई वेट में मेरे वजह से। और ये आपको पता हो कि ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में किसी ने भी आज तक ये टाइटल नहीं जीता, और मैं दूसरी दफ़ा, मैं पहली पाकिस्तानी बॉक्सर हूँ, मैंने दूसरी दफ़ा जीता है मैंने ये। और इसके अलावा और उसके साथ एक और भी वर्ल्ड टाइटल, वो एलिमिनेटर WBA का, वो भी मैंने पाकिस्तान के नाम किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का काफ़ी बड़ा शुक्र है, और मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी खुशी होती है। वसीम, पहले कोयटा, फिर कराची, फिर इंग्लैंड में ट्रेनिंग की और मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप ट्रेनिंग के लिए गए, तो कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको
वसीम बनाने में अपना किरदार अदा किया, कदम कदम पे आपके साथ रहे? मैं अपने कोच का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पाकिस्तान में काफ़ी मेरे साथ मेहनत की। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी लाहौर से हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वो तो आ जाता मेरे साथ मेरे फ़ाइट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है लाहौर में, वो टीम के साथ काफ़ी मसरूफ़ रहें। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और फैमिली की दुआएं हैं, सपोर्ट हैं। तो ये सब कुछ मतलब फैमिली के और दोस्तों की जो पुश करते हैं मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह की तरफ से मुझे ये नसीब हुआ है। अच्छा, आपकी टाइटल हो रही होती है तो किस तरह के जज्बात होते हैं लोगों के? पाकिस्तानी भी आपको आते हैं मैच देखने और दूसरे लोग भी आते हैं। पहले पाकिस्तानी जो है उनका एक हीरो होता था हुसैन शाह, 88 में सिल्वर ब्रॉन्ज 88 सियोल ओलंपिक में उन्होंने मेडल लिया। उसके बाद पाकिस्तान से कोई बड़ा बॉक्सर सामने नहीं आया। आमिर खान को ही पाकिस्तान निजात को हम अपना समझते रहे कि वो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन आप अब रोल मॉडल हैं पाकिस्तान के, प्योर 100% पाकिस्तानी आप। तो कितना आप समझते हो कि अब लोग वसीम बनना चाहते हैं? बिल्कुल मेहनत है एमेच्योर बॉक्सिंग में। जिस तरह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के मैंने बड़े बड़े मेडल्स अपने नाम किए, और वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये सब कुछ होता है कि आपको सपोर्ट होनी चाहिए आपको। जिस तरह अब मैंने 2015 में मैंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोरियन कंपनी के साथ, उसके बाद 2018 में मुझे दोबारा से एक बहुत बड़ा सा ऑफ़र मिला MTK ग्लोबल जो मेरे मैनेजमेंट है, और अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है प्रोबेलम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का, और बड़े बड़े फ़ाइट्स मैंने साइन किए। तो ये सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स और जो आपके प्रमोशंस है, आपके मैनेजमेंट्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं, अब मुझे सब कुछ इंग्लैंड से मेरा सपोर्ट है, और मैं हमारी जो बेस है वो दुबई में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता हूँ। फाइट बहुत टफ थी, आपको चोटें बहुत आई, थोड़ा सा दिखाना पसंद करेंगे कहाँ लगी हैं? जो आपने बताया कि टाँके बहुत लगे। जी हाँ, मुझे 21 स्टिचेस लगे। अभी भी बहुत लग रहा है, फूला हुआ है, सूजन है उसमें। 21 स्टिचेस है, और ये मुझे हेडबट लगी थी। और आपको पता है बॉक्सिंग आपको जल्दी से एहतियात करें, रिकवर हो, और नेक्स्ट फाइट के लिए आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहा जा रहा है कि खेलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, डिपार्टमेंट टीमें बंद कर रहे हैं और खिलाड़ी बेरोज़गार हो रहे हैं। आपने भी कुछ मुतालबा कर रखा है उनसे? देखिए, ये तो मेरे ख़्याल में इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी एथलीट्स स्पोर्ट्समैन के साथ कि उनको बाहर निकालने से। तो स्पोर्ट्स पाकिस्तान में पहले से आपको पता है, अगर स्पोर्ट्स चल रही है तो डिपार्टमेंट के जो लड़के हैं वो मेहनत करते हैं और वो जाके कंट्री का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अपना ये वापस लेना चाहिए और खिलाड़ी को बेरोज़गार ना करें, डिपार्टमेंट बंद ना करें। बिल्कुल हाँ, इनको ये नहीं करना चाहिए, और कम से कम नेशनल कैंप्स लगने चाहिए इनसे। जो पहले की गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स को पूछते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में तकरीबन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया है। नाक़दीन है वो कह रहे हैं खिलाड़ी वो ज़्यादा में ही खिलाड़ियों की नौकरियों का दुश्मन बन गया है। जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उससे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो आई होप कि वो हमारी। जी, आपने देखा जावेद इकबाल हमारे नुमाइंदे सिटी 21 के, जिन्होंने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की मोहम्मद वसीम से और उनके टाइटल के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से। अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि माल का हाल है, और आपको बताएंगे कि डिफरेंट करेंसी रेट्स आज क्या हैं। जी, ये तो था माल का हाल, और वक्त हुआ है अब एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 810।
वेलकम बैक। आप अब बात करेंगे प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से, ख़ासतौर पे कोरोना वायरस की जो नई किस्म आई है ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके हवाले से बात करेंगे। साउथ अफ्रीका में इसकी तस्दीक हो गई है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि एक नया वेरिएंट आया है और ये जो कोरोना वायरस की किस्म है ये काफ़ी ख़तरनाक बताई जा रही है। इस हवाले से जो वज़ीर सेहत हैं सिंध, उन्होंने सिंध में पाबंदियाँ जो हैं वो सख्त करने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर सेहत का कहना है कि कोरोना की एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर जो है सख्ती करना पड़ेगी और जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है ये क्या है, कितना ख़तरनाक है और ये क्या वजह है कि हम हर बार सुनते हैं पहले डेल्टा वेरिएंट फिर ओमिक्रॉन। ये वायरस क्या अपनी शक्ल बदलता रहता है, बार बार न्यू वेरिएंट क्यों आते रहते हैं, और ये भी कि क्या कभी हम इस कोरोना वायरस से जान छुड़ा पाएंगे या इसी तरह ये अपनी शक्ल बदलता रहेगा और कुछ नए वेरिएंट इस तरह आते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर शाहिद रसूल ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, आप हमें सुन सकते हैं? मेरे ख्याल है डॉक्टर शाहिद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कोरोना की जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से हमारे सामने चीज़ें आई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को कंफर्म किया कि एक न्यू वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीका में इसकी तस्दीक हो गई है और कहा जा रहा है ये काफ़ी ख़तरनाक है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है कोरोना जो बार बार अपने शक्ल बदलता जा रहा है, ये क्यों हर बार एक नया नाम दे दिया जाता है? मैं थोड़ा सा आपको इस पे अपडेट कर दूं। इंफॉर्मेशन जो करके आती है ना, होता है कि WHO तमाम सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करती रहती है। उनकी कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं और 26 नवंबर को ये पहली दफा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जैसे इससे पहले आपने डेल्टा वेरिएंट का नाम सुना था, कि अब एक और आ गया है जिसको ओमिक्रॉन के नाम दिया गया है। वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट देखें, वायरसेस में ये कैपेसिटी है कि जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती हैं तो वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए थोड़ा अपने आप को चेंज करता जाता है ताकि जो करंट एंटीबॉडीज हैं वो उस पर काम ना करें और वो सरवाइव कर सके। ये एक तरह की उसमें नेचुरल एक क्वालिटी है कि वो म्यूटेट करता है, चेंज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको किस तरह से लें, कितना इससे खौफजदा हो, हमें क्या मेजर्स लेने हैं। तो मैं एक एक करके थोड़ी चीजें आपको बताता जाता हूं जो कि लोगों को आवाम। जी बिल्कुल सही। वेरिएंट है, जो भी जिसके का भी वेरिएंट है, इसके खिलाफ अभी कोई ज्यादा एक तो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट जो करंटली डेटा अवेलेबल है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 2021 को पहली दफा WHO ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसका नाम इन्होंने B11529 ओमिक्रॉन रखा है। जी। ये वेरिएंट डेल्टा की उससे डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब याद होगा डेल्टा वेरिएंट आया था तो सडनली केसेस में राइज हो गया था। तो क्या इसकी ट्रांसमिशन ज्यादा तेज होती है? क्या ये ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है? इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट है नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं गुजरा, बट ये जरूर देखा गया कि साउथ अफ्रीका में जहां आइडेंटिफाई हुआ है वहां यंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा तेजी से इसकी आइडेंटिफिकेशन मिली। अच्छा। दूसरा सवाल ये कि डिजीज की सिवियरिटी कितनी है। हाँ। तो देखा ये जिस जगह पे ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ था वहां एडमिशंस की तादाद बढ़ गई और खास तौर पे उन यंगर पॉपुलेशन में बढ़ गई। तो अभी इतना इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर पूछा जाए तो इट सीम्स कि ये थोड़ा इन्फेक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा। अच्छा। कोविड-19 और प्लस ये कि ये यंग लोगों को भी इफेक्ट करता है, खासतौर पे यंगर एज ग्रुप में। लेकिन यंगर एज दूसरी अच्छी बात जो देखी गई कि ये माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज ही कॉज कर रहा था, कोई बहुत सीरियस इलनेस नहीं कॉज कर रहा है ये इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शाहिद ये भी मुझे बताइए, आपने कहा कि जो वायरस है हर वायरस जो है वो अपनी शक्ल जो है बदलता रहता है और ये म्यूटेट करता है। तो अभी हमने देखा डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन, तो अब वो लोग जो कि वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो ये उन पर भी उसी तरह असरअंदाज होगा या वो लोग इससे कम अफेक्ट हो सकेंगे?
अच्छा, अब दो बातें जो सबसे, ये तो जी। आपने वैक्सीनेशन की बात, करंट गाइडलाइन WHO ने दी है, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं वो इट सीम्स कि वो effective होगी इसके ऊपर भी, ओमिक्रॉन के ऊपर भी, और प्लस कि लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनके बारे में ये है वो दोबारा इस वेरिएंट से इन्फेक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर वैक्सीनेटेड है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज ही होगी, सीवियर डिजीज नहीं होगी। लेकिन आज ही सुबह मैं कुछ अखबारात में ये भी पढ़ चुका हूँ कि ये तो 26 नवंबर की डिटेल एडवाइजरी है जो आई है कि इसकी जो प्रोटीन का जो नेचर है या प्रोटीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है कि शायद इसके लिए वैक्सीन को मॉडिफाई करना पड़े, और ऑलरेडी रशिया में जहां स्पुतनिक वैक्सीन बनती है उन्होंने इसकी मॉडिफिकेशन पे काम शुरू कर दिया है। सो करंटली अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें क्या सबसे बेहतर ऑप्शन, तो यही है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए वो वैक्सीनेट हो जाएं, और दूसरा ये सवाल हो चुका है कोरोना और वैक्सीनेशन, तो उनको क्या ये लग सकता है, तो ये बिल्कुल लग सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अब दोबारा डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ये एक वेरिएंट है, दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है। सही। जो करंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जी, जो हम यूज करते हैं, जैसे स्टेरॉइड यूज करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक दवाएं यूज करते हैं। हेलो जी जी बिल्कुल, आपको, हाँ बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं जी। दवाएं वो इसमें काफी इफेक्टिव हैं, और जो करंटली जो पेशेंट साउथ अफ्रीका में ट्रीट हो रहे हैं वो उसी अंदाज से ट्रीट हो रहे हैं जैसे वो बाकी कोविड को या डेल्टा को ट्रीट किया जा रहा था, और उनसे उनका इलाज है। एक और सवाल ये कि जो करंट टेस्ट्स हैं क्या वो ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन WHO ने दी है कि वो जो करंट टेस्टिंग है वो गुड इनफ है, लेकिन इसमें एक चीज है कि PCR तो उन्होंने कहा है कि गुड इनफ है, लेकिन जो रैपिड एंटीजन आजकल एक नया शुरू हुआ है जो थोड़ा सस्ता भी है, जो फौरी तौर पर रिपोर्ट आज, इसके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो अगेन हम बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा PCR के ऊपर जाएंगे ताकि PCR से हमें वायरस आइडेंटिफाई भी हो सके और इसकी सब टाइप भी पता लगे आखिर ये कौन सी सब टाइप्स हैं जो कि इसको ज्यादा इसको जो डायग्नोसिस में हेल्प करेंगी। सही। अब लोगों को, आवाम के लिए क्या सब, तब अब लोग तो इंफॉर्मेशन आने के बाद घबराते भी हैं, कंट्रीज रिएक्ट भी करती हैं, टाइम भी लगा लेती हैं, तो आप जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एक्स हो गए थे, उनको दोबारा फॉलो कर। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग है, वेल फिटिंग मास्क, नंबर 3 प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम्स में आप ज्यादातर अपना टाइम, इम्प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स और वो जगहें जहाँ लोगों का रश हो, भीड़ हो, उसको अवॉइड करें। कॉफिंग और स्नीजिंग तो वो टिश्यू में करें या एल्बो टर्न करके करें ताकि वो इन्फेक्शन फैले ना। और वैक्सीनेशन लाजमी है, जो करंट वैक्सीन हैं अभी सारा डेटा यही कहता है कि वो इंशाअल्लाह ताला इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है ऑलरेडी। मैं आपको अच्छा ये भी मुझे बताइए डॉक्टर शाहिद कि हमने पहले देखा कि जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो जो कोरोना के पेशेंट्स थे वो ज़्यादातर ओल्ड एज, मतलब ये जो बुज़ुर्ग हैं या एक सर्टेन एज के हैं उनको अफेक्ट कर रहा था, लेकिन जब डेल्टा वेरिएंट आया तो बहुत सारे यंग लोगों को इसने अफेक्ट किया और ज़्यादा तादाद यंगस्टर्स की ही थी। मुझे भी हुआ था उस दौरान कोरोना। तो अब ये जो वेरिएंट है आपने कहा ये भी यंगस्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, और ख़ासतौर पे अगर मैं बच्चों की बात करूं तो क्या ये वेरिएंट कोई ऐसा केस आया है सामने कि ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है? आया है पेशेंट्स जो साउथ अफ्रीका में जहाँ डायग्नोज हो रहे हैं वहाँ बच्चों को भी इन्फेक्ट, लेकिन उनको बहुत माइल्ड डिजीज रही है, उनको सीरियस नहीं डिजीज रही। अच्छा। और ये ख्याल ये ज्यादातर यंगर पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊं, जैसे आज का करंट अगर डेटा मुझसे पूछें कि डॉक्टर शायद आपके पास कितने पेशेंट, तो मेरे पास टोटल कोविड वार्ड जो कि 85 बेड्स का है उसमें खाली 3 पेशेंट। अच्छा। और उसमें से भी सिर्फ 1 हुआ है, 2 सस्पेक्टेड हैं। तो इस वक्त तो हम अल्लाह है कि हम काफी सेफ जोन में को कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये किसी तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान में ना पहुंचे, और अगर पहुंच भी जाते तो फिर उन लोगों को क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि देखें सेफ्टी प्रोबेबली ओनली थिंग है। अगर आगे चल के ये पता लगा, जो ऑलरेडी बातें शुरू हो गई, ये वैक्सीन नहीं दूसरी वैक्सीन काम आएगी, तो जो उसका वेरिएंट है वैक्सीन का वो डेवलप करने में भी शायद कई महीने लग जाए। उस दौरान वो जो तबाही आएगा, तो जो प्रोटेक्शन है, मैंने आपको जैसे कहा ना, मास्क, डिस्टेंसिंग,
अवॉइडिंग पीपल, जो ज्यादा लोगों का कांटेक्ट, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन, ये सही। सारी चीजें हमको यानी सारे फिर वही वाले दोबारा हम जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं और अब हमें आदत भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो 2 साल हो गए हैं। तो शाहिद साहब ये भी मुझे बताइए एक और चीज़, वो ये कि कोरोना भी है अभी लेकिन बहुत कम है, डेंगू के पेशेंट्स काफ़ी रिपोर्ट हुए सिंध भर में, कराची में। तो अब एक हमने देखा था, एक सूरत हाल ये भी आई कि कुछ ऐसे पेशेंट्स आए जिनमें सिम्टम्स इसी तरह के थे, बुखार, सर दर्द, नज़ला, खांसी, लेकिन ना उन्हें डेंगू था ना कोरोना था। फिर कुछ बात हुई कि एक और पुरस्कार वायरस है। तो ये भी कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, आपके पास कुछ इस तरह के मरीज़ लाए गए हैं जिनको ना कोरोना है ना डेंगू है, तो फिर ये कोई तीसरा वायरस है क्या? देखिए, ये जो नॉर्मल महीने हैं ना, नवंबर से लेके जून तक, ये फ्लू वायरस का एक सीजन होता है। सो जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं जिनको ना डेंगू का जो NS1 एंटीजन टेस्ट कहलाता है वो पॉजिटिव है, ना कोविड का PCR पॉजिटिव, उनको आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि करंटली हमने कोई नया वायरस आइडेंटिफाई नहीं किया है। ऑल्दो आई एम श्योर इस पे हो रही होंगी और रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे होंगे, बट हाँ, एक बात फॉर श्योर, इस साल जो फ्लू का जो वेरिएंट है, याद रखें फ्लू का वायरस भी हर साल म्यूटेट करता है, और इसीलिए हर फ्लू की एक नई वैक्सीन आती है जो आपको सालाना लगानी होती है। तो शायद जो वेरिएंट इस साल फ्लू का है वो थोड़ी सीवियर डिजीज का। रिसेंटली सुबह ही जब मैंने राउंड किया है तो 2 बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 104 बुखार है। अच्छा। और उनको दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं। हाँ। तो नॉर्मली फ्लू के अंदर इतना हाई फीवर देखा नहीं जाता था, बट प्रोबेबली वो वेरिएंट जो इस साल फ्लू का आ रहा है, वो ज्यादा डैमेज कॉज कर रहा है। बट हाँ, इस पे काम करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और वायरस है जो हम मिस कर रहे हैं। बट करंटली इस वक्त पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फ्लू खुदा का शुक्र है कि कंट्रोलेबल डिजीज है, इसमें डेथ्स भी इतनी नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन। डेंगू जो आप पोजीशन है, वो मेरे पास टोटल 14 पेशेंट हैं 4 वार्डों में, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा रेट बढ़ा नहीं है। ऑल्दो ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ये पहले 8-9 पेशेंट एडमिटेड होते थे, अब ये तकरीबन 14 के करीब है। ठीक है, लेकिन ठीक है, बहुत ओमिक्रॉन को बचने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग तमाम एहतियाती तदाबीर जो छोड़ चुके थे उनको दोबारा फॉलो कर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल, आपने हमें वक्त दिया। और जैसा कि आपने कहा कि ये वक्त है, अभी बहुत सारे वायरसेस हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे वो डेंगू हो, कोरोना हो, मलेरिया हो या फिर फ्लू का वायरस हो। करना ये है कि हमें एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, मास्क पहनना है, अगर किसी को फ्लू है तो वो मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें। और अभी तक जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई, वो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आप अपने आप को हेल्दी और सेहतमंद रख सकें। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ जहरा रज़ा और अब बात करेंगे CNG गैस के बहरान के हवाले से। हम देखते हैं कि मौसम सरमा के आते ही सिंध और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, जो घरेलू सार्फिन हैं। इसके अलावा गैस के प्रेशर में कमी का भी सामना करना पड़ता है, और जो कराची और सिंध की आवाम है वो काफ़ी मुश्किलात इस हवाले से फ़ेस करती है, जिसके इसी क्योंकि सर्दियाँ आते ही जो गैस का इस्तेमाल है, जो उसकी तलब है वो बढ़ जाती है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है जो एक फ़ैसला किया गया। आपको बताएं कि सुई सर्दन गैस कंपनी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो CNG सेक्टर हैं उनको गैस की सप्लाई 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि जो घरेलू सार्फिन हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गैस की फराहमी जो है सही तरीके से की जा सके। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शोएब खान जी ने, जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शोएब साहब? बस जी अच्छे नहीं, जिन लोगों का कारोबार बंद हो गया 2.5 महीने के लिए, वो कैसे होंगे, आप अंदाजा लगा सकती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सिंध और बलूचिस्तान में फ़ैसला किया गया है कि 1 दिसंबर से जो 15 फरवरी है
सीएनजी सेक्टर्स को बंद कर दिया जाएगा, मतलब 2.5 महीने सीएनजी जो है पंप्स वो बंद रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि कितना नुकसान होगा, और जो नुकसान होगा वो उसका अजाला कौन करेगा, ख़ासतौर पे सीएनजी जो पंप के मालिकान हैं उनको कितना नुकसान होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें हमारे व्यूज के लिए बुलाया जी। तक आपको उसकी जगह से दे। देखिए जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है जिसे जब चाहे थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, जब चाहे खोल दें, जब मतलब हफ्ते में भी एक दफा बंद कर दें, हर महीने 4, 5, 6 दिन के लिए अलग से बंद कर दें जी, मेंटेनेंस हो रही है, गैस फील्ड बैठ गई है, फलाना है, ढमकाना है। कोई ऐसा सेक्टर दुनिया में है ही नहीं, वाई सीएनजी सेक्टर के। हम ये सारा जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी गैस सीएनजी सेक्टर खरीदता है। नंबर 3, सीएनजी की वजह से कराची शहर में पोल्यूशन इंतहाई कम हो गई थी और ना होने के बराबर थी। आप आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल का डेटा ले, खिदमत सेंटर में गूगल पे चले जाए, गूगल से नजर आएगा आपको, सब चीज लिखा हुआ है कि क्या उस वक्त जो है ना गिरदो गुबार का रेशो था और उसके क्या सिलसिले थे और अब क्या है। तो पता नहीं क्यों जो है वो इनको ये सारी चीजें एक तरफ रख देते हैं। हम असल में आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ 13 MMCFD गैस यूज करते हैं, जो कि पीनेट है। 2600 MMCFD गैस की पैदावार है सिंध में। सिंध तकरीबन 70 गुना जो भी पाकिस्तान की खपत है उसका 70 से 75 गुना गैस सिंध में प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे खपत जो है टोटल पूरे सिंध की वो तकरीबन 1200 MMCFD की है। उस 1200 MMCFD गैस में हम सिर्फ 13 MMCFD गैस यूज करते हैं। उसके लिए भी देखें इतना बड़ा राब कर देते हैं, इसको देना है, उसको देना है। डोमेस्टिक सेक्टर ठीक है, देना चाहिए, घरों में गैस देनी चाहिए, मगर हम इतना कलील यूज करते हैं कि मुझे समझ से बाहर है कि पता नहीं क्यों ये लोग हमारे सीएनजी सेक्टर को दीवार से लगाने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए और बिल्कुल खत्म करने के दर पर है। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, ये भी मुझे बताइए कि एक तो सीएनजी जो पंप मालिकान हैं उनको इसका नुकसान होगा, दूसरा वो आवाम जो कि क्योंकि पेट्रोल ऑब्वियसली पहले से ही बहुत महंगा है और सीएनजी पे जो लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं उनका कितना नुकसान होगा, वो कहाँ जाएंगे अब जिनका कारोबार ही सीएनजी पे चल रहा था? देखिए जी, तकरीबन 4 लाख लोग तो सिर्फ सीएनजी से वाबस्ता है जी। सीएनजी के कारोबार से, सीएनजी के फिलर, सीएनजी के कैशियर, सीएनजी के मालिकान, सीएनजी के मेंटेनेंस करने वाले। उसके बाद देखें सीएनजी जो है गरीब आदमी का फ्यूल है। कभी आपने कोई नई लैंड क्रूजर प्राडो या कोई नई टोयोटा ग्रैंडी कभी खड़े हुए देखी है कि सीएनजी भरवा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सीएनजी पे चलती है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आई है। हम लोगों को मजबूर किया गया मुशर्रफ दौर में कि जी आप लोग सीएनजी बिजनेस में आए और सीएनजी लगाएं। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो सीएनजी इस्तेमाल करने में पूरी दुनिया में नंबर 1 था, गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए। एक एजाज था, वो भी हमसे छीन लिया। दूसरी, आप खुद सोचें, 2.5 महीने के लिए सीएनजी बंद कर दिया, हम स्टाफ को तनख्वाहें कहाँ से दें? आप बिजली इस्तेमाल करें नहीं करें उसका बिल आएगा फिक्स, आप गैस इस्तेमाल करें या नहीं करें उसका फिक्स बिल आएगा। जाहिर है आप अपनी मशीन को, अपने स्टेशन को सिक्योर करने के लिए कुछ चौकीदार रखेंगे, गनमैन रखेंगे, कोई 1-2 बंदे रखेंगे 24 आवर के लिए कि वो चीजों को लुक आफ्टर करें। यहाँ तो लोग मस्जिद के नलके नहीं छोड़ते, इतना बड़ा सीएनजी स्टेशन कैसे छोड़ देंगे लोग? ये तो टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। तो खुदारा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीब आवाम के फ्यूल को कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, किसी किस्म का कोई हमें रियायत नहीं दे सकते, तो कम से कम सीएनजी सेक्टर को खोल के तो रखें, हम अपना दाल दलिया तो चलाएं। हम कहाँ जाएं? क्या यहाँ ताले लगा के किसी और मुल्क में चले जाएं? नहीं तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म का निजाम चला रहे। क्या जिंदगी में सर्दियां पहली दफा आई है पाकिस्तान में कि इनको पता नहीं होता कि सर्दियों में क्या खपत हो जाती है? बिल्कुल नॉनसेंस इनकी जो है प्लानिंग है, नॉनसेंस इनके जो है सारे सिस्टम है।
चलते हुए कारोबार को बंद करना, क्या ये विजन लेके आए ये लोग कि भाई किसी का भी कारोबार है उसको बंद कर दें, बस खत्म कर दें, और कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, कोई लेम एक्सक्यूज तक नहीं होता इनके पास। सही। अच्छा शोएब साहब, ये भी मुझे बताइए कि आपने कहा हम अपील करते हैं, आप लोग ज़ाहिर है आपकी तरफ से की जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर तवानाई को कहा जा रहा है कि ये इस चीज़ को जो 2.5 महीने के लिए CNG बंद कर दी है, पम्प्स बंद कर दिए हैं, CNG सेक्टर जो CNG सेक्टर उसको सप्लाई जो है बंद कर दिया है, तो अगर वो आपका जो है बात नहीं सुनते तो क्या आप लोग का क्या लाहे अमल होगा? क्या आप लोग एहतजाज करेंगे, एहतजाज पे जाएंगे? देखिए जी, ये हम ऐसे मुल्क में भी रहते हैं यहाँ किसी एहतजाज का, किसी प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं है। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और जितने हमारे कर्तव्य इदारे हैं जो कि इस तमाम चीजों को ऑन करते हैं, हाँ। उनसे हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें पेबैक दें, हमें ये कारोबार नहीं करना। जितनी हमने लागत लगाई थी, जो मशीनरी है हमारी, जो हमने ऐसे जिसी पे खर्चे किए, वो तमाम के तमाम हमें पेबैक करें। हमें ऐसा कारोबार नहीं करना। आप दुनिया में कोई ऐसा काम तो दिखाएं, जब दिल करे बंद कर दें, जब दिल करे खोल दें। ये कारोबार करने में कोई फायदा है? इस किस्म का कारोबार, इससे अच्छे इसको बंद करें। ये 12-13 mm CFD गैस जो है ना पूरे पाकिस्तान को फीड हो जाया करेगी, माशाल्लाह सब लोग खुशहाल हो जाएंगे और हमें हमारी जान छोड़ी जाए, ताकि हम जो है कोई और काम करें, कुछ बच्चों के लिए कोई दाल रोटी लेके आए। इस हालात में हम तो कारोबार नहीं कर सकते। खुदारा मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अहबाब इख्तियार लोगों से, हम पे रहम करें, हम पे करम करें। हमारी इंडस्ट्री को दीवार से लगाने की जो कोशिश में ये खुद से शामिल है, खुदारा इससे बाज आ जाए, हमें कारोबार करने दिया जाए। हम कोई भिखारी नहीं है, हम खुद से अपना पैसा कमाना जानते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, मगर हमारे सेक्टर को सांस लेने दिया जाए, जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शोएब खान जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके मुतालबात यही हैं हुकूमत पाक वज़ीर तवानाई से कि उनका जो सेक्टर है उसको खोला जाए और CNG पम्प्स जो बंद कर दिए गए हैं 2.5 महीने के लिए उसको खोला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोज़गार उससे वाबस्ता है। अब हुकूमत क्या इक़दाम करती है, क्या फ़ैसला लेती है, क्या उनकी सुनवाई होगी या नहीं, ये पता चल जाएगा। अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और आपको बताएँगे कि आज क्या डिफरेंट चीज़ों के रेट्स क्या मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं कि आज सब्जियों के रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में। जी ज़ुबैर, हमें बताइएगा कि आज कराची शहर में क्या रेट्स हैं, कुछ महंगाई में कमी नज़र आ रही है या आवाम उसी तरह से परेशान है? जी, जैसे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ती हैं उस तेज़ी से घटती हुई नज़र नहीं आती। आज की तारीख में फल और सब्जियों की जो रेट्स हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। आलू जो है 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्याज जो है 50 रुपये फ़ी किलो। इसके अलावा टमाटर जो है 120 रुपये, लहसुन अदरक लहसुन 300 रुपये, अदरक 450 रुपये। भिंडी की जो रेट है आज की तारीख में 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा पालक जो है 60 रुपये फ़ी किलो और कासी फल जो कि कद्दू, जो कि सर्दियों का सीज़न है तो कासी फल जो है बहुत खाया जाता है, लोगों के घरों में पकाया जाता है, 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम फल की बात करें तो फल की जो रेट है, सेब की जो कीमत है 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अलबत्ता अमरूद 150 रुपये और केले जो है 100 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं, रेट कम हुए नहीं है। कल की तारीख में भी यही रेट थे और आज की तारीख में भी। ठीक, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे हमें आज के भाव के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, मज़ीद बात करेंगे कल, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।